मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ द सोशल वैल्यू के अंदर। आज की जो सीरीज़ है, वो हम लोग इंडियन सोशियोलॉजी को डेडिकेट करते हैं। मेरा ये प्रयास होगा कि मैं आपको इंडियन सोशियोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें समझा सकूँ। आप इसे अपनी यूपीएससी के लिए भी देख सकते हैं, पीसीएस के लिए भी देख सकते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं और आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं इसके ज़रिए, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास सोशियोलॉजी का एक अच्छा खासा अनुभव है। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। मेरे पास इससे पहले भी कई सारी डिग्रियाँ हैं, तो मुझे यकीन है कि मेरा जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है वो आपको मदद करेगा, यूपीएससी हो, पीसीएस या ग्रेजुएशन के दौरान, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू दिस। लेकिन सोशियोलॉजी, इंडियन सोशियोलॉजी को शुरू करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं कि सोशियोलॉजी में किसने क्या डेफिनेशन दिए हैं। छोटी छोटी सी हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक हमारे कॉम्टे। अब कॉम्टे का सभी जानते हैं। उन्होंने कहा था कि सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी एक साइंस है सोशल फिनोमेना की। और ये फिनोमेना किसे बोलते हैं, यानी कि कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई भी कल्चर हो सकता है, उसमें जो घटनाएं घट रही हैं उनको फिनोमेना बोलते हैं। डरखैम कहते हैं कि सोशियोलॉजी साइंस है सोशल इंस्टीट्यूशन की। सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि मैरिज एक इंस्टीट्यूशन बन गया, ठीक है। एक कास्ट भी एक इंस्टीट्यूशन में आ गया, क्योंकि उसी के फ्रेमवर्क के अंदर कोई काम कर रहा है। क्लास एक इंस्टीट्यूशन बन गया, यानी कि एक संस्थागत सिस्टम जिसके अंदर सब लोग एक तरीके से बिहेवियरली पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर ऑगबर्न और नेमकॉफ का भी डेफिनेशन है। वो कहते हैं सोशियोलॉजी कुछ और नहीं है बल्कि साइंस है सोशल लाइफ की, यानी कि जो आप समाज में ज़िंदगी जीते हैं वही सोशियोलॉजी है। इनमें सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है कि हर कोई इनमें से सोशियोलॉजी को एक साइंस बनाने पे तुला हुआ है। पर क्यों? देखिए, हम मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं। अब हर चीज़ जो मेटाफिज़िक्स नहीं हो सकती, इस मेटाफिज़िक्स से निकालने से अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है तो मेटाफिज़िक्स से चीज़ों को अलग कीजिए और उसके अंदर एक पैटर्न लेकर आइए, ताकि लोग उसमें टेस्टिंग कर सकें, एक्सपेरिमेंट कर सकें और उससे एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। इसी चीज़ को हम लोग साइंस कहते हैं। जो सोशल साइंसेज़ होती हैं उनमें थोड़ी मुश्किल पड़ जाती है, क्योंकि बिहेवियर बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं और वो साइंटिफिक मेथड जो अडॉप्ट होता है उसी को हम साइंटिफिकली प्रूवन करने की कोशिश करते हैं बार बार कि हाँ, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है और हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इसलिए ज़्यादातर जो है अकेडमिशियन या सब लोगों को मानना है कि सोशियोलॉजी एक साइंस है और हमें इसे साइंस की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। ओके, अब है सोशियोलॉजी का नेचर कैसा है, इसका फोकस एरिया क्या है, आखिर हम क्यों कर रहे हैं। सोशियोलॉजी ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर पूरी तरह से केंद्रित है। सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, चल रहा है, ये उसका फोकस में रखता है, चाहे वो ग्रुप हो या कलेक्टिविटी एक्टिविटीज़ हो। हाँ, याद रखना, ये कलेक्टिव एक्टिविटी पर ध्यान देता है, ना कि किसी इंडिविजुअल के ऊपर। इंडिविजुअल के लिए क्या है, साइकोलॉजी, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी, यानी कि समाज, यानी कि सोसाइटी के बारे में जान रहे हैं। दूसरा ही एक डिस्क्रिप्टिव नेचर है, ना कि प्रिस्क्रिप्टिव। लगे किसी ने लिख कर दे दिया और हम इसे फॉलो करेंगे, उसे प्रिस्क्रिप्टिव कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव कहते हैं कि हाँ, हम अपनी ऑब्जर्वेशन से वक्त के साथ साथ इसमें बदलाव होते रहेंगे, इसलिए हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं इसे। हम इसे फोकस करते हैं व्हाट इज़ रेदर देन व्हाट ऑट टू बी, यानी कि हम करते हैं व्हाट ऑट टू, मतलब कि आज व्हाट इज़, यानी कि आज जो है हम उस पर फोकस करते हैं, ना कि कैसा होना चाहिए हम उस पर फोकस नहीं करते। करते हैं जैसा है हम उस पर फोकस करें, ना कि जो होना चाहिए हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। यही सोशियोलॉजी का एरिया है। अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं, स्कोप भी है, तो देखते हैं क्या होता है। हमें सोशियोलॉजी को केंद्रित करते हुए कुछ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि ये साइंटिफिक है तो इसके कुछ पैटर्न होंगे, पैरामीटर्स होंगे, हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए। हमें अपना मोरल जजमेंट, अपने एथिकल वैल्यूज़ को दूर रखना चाहिए जब भी हम लोग सोशियोलॉजी के अंदर स्टडी कर रहे हो। एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है ये, जो डेटाबेस के ऊपर है। हमारा डेटा कलेक्ट करेंगे, जैसे सुसाइड हो गया, मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, इन सब चीज़ों को डेटा कलेक्ट करेंगे और उससे एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। हम चीज़ों को जनरलाइज़ करेंगे, ना कि उन्हें स्पेसिफिकेशन करेंगे उनका, हर चीज़ के बारे में कि हाँ, वहाँ पर दंगे हो गए, वहाँ आग लग गई, या फिर किसी की शादी टूट गई या बन गई, हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि हम एक जनरल पैटर्न फॉलो करेंगे। पैटर्न कैसा होगा,
कि हाँ, सोसाइटी कैसे रन कर रही है। सारे लोग कैसे उस बिहेवियर को फ़ॉलो कर रहे हैं। कुछ 1-2 लोग होते हैं जो उससे अलग हट जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे फ़ॉलो करते हैं। उसी को हम जनरलाइज़ेशन कहते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन के प्रति हमारा क्या रवैया है और वो कैसे रिलेट करता है या इंटर रिलेटेड है, वो हम आगे देखेंगे, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंडियन सोशियोलॉजी के अंदर। जैसे आप जानते हैं कि सोशियोलॉजी कैसे बहुत ही एक नया डिसिप्लिन है ये, और एक कैसे-कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ है। 1938 में सोशियोलॉजी को कॉइन किया था कॉम्पटे ने। 1875 में ये यूएसए में इंट्रोड्यूस हो गया। 1892 में पहला डिपार्टमेंट बन गया यूएसए के अंदर बाय द प्रोफेसर एल्विन स्मॉल। 1895 में फर्स्ट डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी बना यूरोप के अंदर, जिसे दरखैम ने लॉन्च किया। और 1895 में एल्विन स्मॉल बिगन ए स्मॉल जर्नी लॉन्च किया सोशियोलॉजी के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं। अब आती है इंडोलॉजी। जैसे हम लोग इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ने का एक स्पेसिफिक टर्म है, वो टर्म होता है इंडोलॉजी। इंडिया की स्टडी लॉजिकल वे में करें, उसको कहते हैं इंडोलॉजी। अब इंडोलॉजी क्या क्या है? इंडोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड कल्चर। ये इसी को इंडोलॉजी कहता है। इंडोलॉजी के अंदर क्या है कि हमारा भारतीय समाज कैसे डेवलप्ड हुआ है, उसका कल्चर क्या है, रिलीजन क्या है, खान पान क्या है, उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर कैसे काम करता है, उसी को हम लोग इंडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब उसे कैसे पढ़ा जाता है, कैसे जाना जाता है? ऑब्जर्व करके, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पढ़ के, सांस्कृतिक जो स्क्रिप्चर्स होते हैं हमारे, महाभारत, वेदास, फिलोसफीज़, उनकी स्टडी करके हमें कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। इसी को इंडोलॉजिकल स्टडी कहते हैं ज़्यादातर। अब और इसमें एक हम अलग-अलग कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में कास्ट क्यों है, 4 वर्ण ही क्यों हैं, मेल फीमेल में से इतना सेग्रीगेशन क्यों है, चाइल्ड मैरिजेस क्यों हो रही है। ये जो स्क्रिप्चर्स में लिखे गए हैं, उपनिषद की फ़िलॉसफीज़ क्या हैं हमारी, किंग्स क्या हैं, इंक्रिप्शन क्या है, लिटरेरी वर्क्स क्या हैं, उनका एक ट्रैवल अकाउंट्स क्या हैं, एंशिएंट इंडिया या मॉडर्न इंडिया, या फिर जो आर्कियोलॉजी एविडेंसेस निकलते हैं, उनसे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि भारत में जो करोड़ों लोग रह रहे हैं वो कैसा सोचते हैं, उनका दिमाग कैसे काम कर रहा है, और वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इसी को हम इंडोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। इंडोलॉजी की शुरुआत तो वैसे तो कॉर्नेलियस जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने शुरू की थी, जो वेस्टर्नर आए थे। और इसमें हम 2 अप्रोचेस पढ़ते हैं, पहले क्लासिकल पढ़ेंगे और देखेंगे, और एक मॉडर्न व्यू है इनका, मॉडर्न इंडोलॉजी है। अब क्लासिकल इंडोलॉजी में क्या था कि ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अपने लिए कुछ भारतीय समाज में अगर गवर्न कर रहे हैं तो उसे स्टडी करेंगे वो, क्योंकि वहाँ पर तो अवेकनिंग का दौर चल रहा था, तो वो आए स्टडी करने लगे। उनमें से विलियम जोन्स थे जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी बनाई 1787 में, मैक्स मुलर थे जिन्होंने सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट नाम की किताब लिखी, क्योंकि वो संस्कृत भी जानते थे, मैं ये बता दूँ। मैक्स मुलर, उनकी काफ़ी फेमस थ्योरीज़ हैं। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में 1891 में इस्टेब्लिश हुआ। पर ये क्या स्टडी करता था, उनसे स्टडी से हमें क्या पता चला? जो फॉरेनर थे, वेस्टर्नर थे, उन्होंने बताया कि इंडियन सोसाइटी एक विलेज सोसाइटी है, ऑर्थोडॉक्स है, यहाँ कास्ट सिस्टम बहुत रिडन है, अंदर तक बसा हुआ है। उन्होंने कहा कि वो इंडियन सोसाइटी को बहुत क्रिटिकल व्यू रखते थे। क्रिटिकल माने बहुत ही कहते हैं कि बहुत नीचे दर्जे का है, हम वेस्टर्नर ऊपर हैं और ये बहुत नीचे हैं, इसलिए इनकी सोसाइटी बहुत नीचे की है, डिग्रेडेड है। मतलब कि पूरी तरह से एक रेशियल व्यू लिया उन्होंने। अब जब मॉडर्न इंटोलॉजी आई, अब मॉडर्न इंटोलॉजी के अंदर वो बिल्कुल अपोजिट थे, क्योंकि वो नेशनलिस्ट थे। उन्होंने इसको अपोज किया, वेस्टर्नर फिलोसफीज़ को। ठीक है, उनमें से हमारे थे जीएस घुरे, स्पेलिंग ठीक है। तो जीएस घुरे थे जो फादर ऑफ इंडियन इंडोलॉजी कहा जाता है उन्हें। उनके साथ कुछ और भी थे नेशनलिस्ट थे जिन्होंने इस पर स्टडी की, जैसे आर के मुखर्जी, टीपी मुखर्जी हैं। उन्होंने बताया कि हमारे जो विलेज हैं वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है, मतलब कि उनमें ग्रोथ होती है। रिलीजन हमारा एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, लेकिन वो किसी की ग्रोथ को रोकता नहीं है, बल्कि उसके अलग-अलग सेक्ट हैं, अलग-अलग रूप हैं। लोग जैसे चाहें उसे फॉलो करें और आगे बढ़ें। संस्कृताइजेशन देखेंगे वो क्या होता है, संस्कृताइजेशन। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि ये सब नेशनलिस्ट थे, तो उन्होंने नेशनलिस्ट व्यू रखा। पश्चिमी लोगों और उनकी जो फ़िलॉसफ़ी थी, जो भारत के बहुत डिग्रेड करती थी, उनको अपोज़ किया उन्होंने। कुछ और लोग भी थे जिन्होंने इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया।
हम उन्हें देखते हैं, जैसे कि एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल, थियोसॉफिकल सोसाइटी, भंडारकर इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, ऑर्डर सर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन्होंने भी इंडोलॉजिकल स्टडीज़ में काफ़ी योगदान दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गुरे के ऊपर। मैं बता दूं कि जी.एस. गुरे फादर ऑफ इंडियन इंडोलॉजी हैं। इनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो ये संस्कृत के स्कॉलर थे, नेशनलिस्ट थे। इंडियन कल्चर को जो कोई डिग्रेड करेगा तो इसके अपोज बोलते थे, और इंडियन कल्चर को एक सुपीरियर और या फिर बराबरी के लेवल पर रखते थे वेस्टर्न कंट्रीज़, जो वेस्टर्नर थे उनके बराबर, यूरोपियंस के बराबर। और ये इंडियन कल्चर को, हमारे वेद को, हमारे सोसाइटी को ग्लोरीफाई करते थे। घुरे की कुछ किताबें भी मेंशन है, जैसे कि कास्ट एंड रेस, जहाँ उन्होंने कास्ट के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि कास्ट कहाँ से ओरिजिन हुई है। उन्होंने कहा कि कास्ट जो है वो नॉर्दर्न प्लेन में से ओरिजिनेट हुई है और ये पूरे भारत में फैल गई है। मैं बता दूँ कि कास्ट को गोरे काफ़ी अपोज करते थे, कि कहा कि नहीं, कास्ट को ख़त्म होना चाहिए, लेकिन हाँ वो चाहते कि ये ग्रेजुअली ख़त्म होगी, ये इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। तो हमें इसी के साथ ही उनका कि आज के समय कास्ट फैल रही है, लोग कहते हैं कास्ट कॉन्शियसनेस आ रही है, बल्कि इसे कम होने के लिए उन्होंने कहा कि हमें तरीके अपनाने चाहिए ताकि ये कम हो। साथ ही ये ट्राइबल सोसाइटी पर इन्होंने कमेंट किया। उन्होंने कहा कि जो ट्राइबल्स होते हैं ये बैकवर्ड हिंदूज़ हैं, अगर हम इन्हें असिमिलेट कर लेंगे मुख्य धारा के अंदर तो ये भी बाकी की तरह डेवलपमेंट कर पाएंगे। वो ब्रिटिशर्स की उस पॉलिसी को अपोज करते हैं जहाँ वो कहते हैं कि नहीं, ट्राइबल्स अलग होते हैं तो उन्हें अलग ही रखा जाए और उन्हें अलग से ही डेवलप होने दिया जाए, उन्हें इंटीग्रेट ना किया जाए सोसाइटी के अंदर। अब हम देखते हैं कि जो असेसमेंट है, क्रिटिकल असेसमेंट, जो आज तक उन्होंने जो थ्योरीज दी हैं घुरे ने इंडियन सोसाइटी के ऊपर, वो क्या हैं और कैसे काम करती हैं। जैसे क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ इंडोलॉजिकल अप्रोच इन इंडियन सोसाइटी, द इंडोलॉजिकल अप्रोच डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली, इंडिजिनसली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द वेस्ट। यानी कि हाँ, घुरे ने कहा कि जो इंडियन सोसाइटी है वो वेस्ट से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल यूनिकली वो डेवलप्ड हुई है, स्वदेशी है और बिल्कुल मुख्तलिफ है पश्चिमी विचारों से। इसकी अपनी खुद थ्योरीज़ हैं, खुद अपने मॉडल्स हैं और नेटिव पर्सपेक्टिव है, यानी भारतीय लोगों का अपना पर्सपेक्टिव है। लेकिन पश्चिमी लोग क्या करते हैं, वो अपनी नज़रों से देखते हैं और अब भारत को अपनी नज़रों से वो डिफ़ाइन करने लगते हैं। वैसे तो आज भी होता है कि वो भारत के लोगों को अपनी नज़रों से डिफ़ाइन करते हैं, उन्हें रेशियल कमेंट पास करते हैं, क्या क्या कुछ नहीं कहते। तो घुरे ने कहा कि नहीं, आप हमको हमारी नज़रों से देखो तब आप हमें अच्छे से पहचान पाओगे। घुरे, जैसे मैंने कहा, फादर ऑफ इंडियन इंडोलॉजी है। इनकी स्टडी को बहुत सारे लोगों ने बेस बनाया और एक नए स्कूल्स ऑफ थॉट्स को जन्म दिया उन्होंने, जैसे, और उनकी स्टडी को बेस बनाकर कई सारे लोगों ने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया और उसे आगे बढ़ाया, जैसे कि बी के सरकार, इरावती कर्वे, के एम कपाड़िया, लुई डुमो, मैकम मेरिट, पुकॉक, आर के मुखर्जी और भी बहुत सारे लोग जो घुरे को एक बेस मानते हैं कि उस पर एक किला बना है और अलग अलग ब्रांचेस निकली हैं उसके जैसे। ठीक है, आज के समय हम लोग देवदत्त पटनायक को देखते हैं, वेंडी डॉनिंगर को देखते हैं। देवदत्त पटनायक तो काफ़ी फेमस है, बहुत उनका यूट्यूब पे माइथोलॉजी को लेकर, महाभारत को लेकर अलग अलग पॉडकास्ट करते रहते हैं वो। तो आपने देखा ही होगा देवदत्त पटनायक को। तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो इसके आगे घुरे की जो असेसमेंट है, इनके क्रिटिसिज्म है, वो उसको भी हम लोग देखेंगे कि आखिर हुआ क्या है आगे चलकर। हाँ, यहाँ पर एक और पॉइंट है, घुरे ने यूज़ किया डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच को इन मेथोडोलॉजी। अब ये डिफ्यूजन अप्रोच क्या होती है? डिफ्यूजन अप्रोच होती है कि आप अलग अलग जगह जाकर अलग अलग तरीके से, यानी कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर उनकी स्टडी कीजिए, या एक अलग अलग स्क्रिप्चर उठाइए, उनके अलग से स्टडी कीजिए, उसका एक अलग कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए, बाद में आप उसको मिलाकर एक जनरल व्यू मत बनाइए उसका। ठीक है, इसी को डिफ्यूजन अप्रोच कहते हैं। हर किसी को अलग देखिए, बाद में जब सब कुछ मिल जाए तो एक कोलाज बना दीजिए और एक जनरल व्यू ले लीजिए उसके ऊपर। इसी को डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। ये सीरीज़ आगे चलती रहेगी और हम कोशिश करेंगे इसे जल्द से जल्द ख़त्म करने की। तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे हम और जल्दी नए वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू।